अभी तक तो हमने बात की वेव नेचर ऑफ रेडिएशन की, लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिनन थे लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिनको हम लोग वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो पता चला वो पता चला अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लेकिन इसको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड, इसके ऊपर हम लोग लाइट या किसी भी फॉर्म में एनर्जी या कोई भी रेडिएशन फॉल करवाते हैं, तो ये तीन काम कर सकता है। पहला, ये उस लाइट को उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज लाइट है या जो भी रेडिएशन है, इट हैज मल्टीपल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ हम लोग कह सकते हैं। तो जितनी भी अलग अलग उसकी फ्रीक्वेंसीज हैं या वेवलेंथ है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड वालों को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद कुछ पार्ट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है कि उससे टकरा करके वापस निकल के चली जाती है। तो जिस भी कलर को या जिस भी फ्रीक्वेंसी को या वेवलेंथ को वो रिफ्लेक्ट करता है, वही एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट का खुद का कलर होता है। लाइक हमने किसी ऑब्जेक्ट पे अगर व्हाइट लाइट को फॉल करवाया, व्हाइट में से उसने रेड कलर को रिफ्लेक्ट किया है, तो उसका खुद का कलर कैसा होगा? रेड हो जाएगा। और कुछ पार्ट को वो ट्रांसमिट करता है, यानी कि लाइट उसके अंदर जाएगी और एज सच निकल के बाहर आ जाएगी। देयर विल बी नो इफेक्ट या नो चेंज ऑन दैट। अब इस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं एक एप्पल से, और इसके ऊपर सपोज हम लोग सनलाइट को फॉल करवा रहे हैं। ठीक है, तो तीन काम हमने पढ़ लिए, ये ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है। तो लाइट हमें पता है, सनलाइट क्या है? एक व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, जो कि होते हैं विबग्योर। तो हमने अपनी तरफ से इस एप्पल को सारे कलर्स दे दिए। अब उन सब में से ये क्या करता है? रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। दैट इज व्हाई एन एप्पल सीम्स टू बी रेड इन कलर। तो कुछ पार्ट तो इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ पार्ट ऐसा होगा जो इसके अंदर से क्रॉस करके बाहर चला गया होगा। वो हमें कैसे पता चलता है? जब हम एक प्रिज्म को यहाँ पे रख देंगे, प्रिज्म से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगी, तो अलग अलग कलर्स हमको नजर आ जाएंगे। तो कुछ पार्ट ये ट्रांसमिट कर देता है। अब इसका कुछ पार्ट, जो इसको टोटल लाइट हम दे रहे हैं, कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब कर लेता है। उससे क्या होता है? इस एप्पल का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो सनलाइट में जब हम कॉन्स्टेंटली एप्पल को काफी देर तक रखेंगे, ये थोड़ा सा हॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि लाइट का कुछ पार्ट जो इसने अब्जॉर्ब किया, उसकी वजह से ये हीट अप हो गया। अब अगर कंटिन्यूअसली हमने इस एप्पल को सनलाइट में मान लो 2-4 घंटों के लिए रख दिया, तो इसका टेम्परेचर तो कंटिन्यूअसली बढ़ते रहना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं होता। वी नो अप टू सम लेवल इसका टेम्परेचर राइज होगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जब सनलाइट कंटिन्यूअसली उस पर फॉल कर रही है, इसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली क्यों नहीं राइज करता? तो उसका रीजन है, ये कुछ लाइट को फिर क्या करता है? बाहर निकालता है। वो होता है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन, या फिर इसको एनर्जी कह सकते हैं, थर्मल रेडिएशन या थर्मल एनर्जी। पहले तो इसने एब्जॉर्ब किया, अब जिस पार्ट को एब्जॉर्ब किया उसे थर्मल रेडिएशन की फॉर्म में ये बाहर निकालेगा। क्यों निकालेगा? तो वो समझ लेते हैं। तो जब हम सनलाइट को फॉल करवाते हैं एप्पल पे, हमें पता है लाइट इज अ रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये सनलाइट जो है, दिस इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जब ये रेडिएशन आके एप्पल से टकराती है, एप्पल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब ये एनर्जी है, एनर्जी जैसे ही इलेक्ट्रॉन को मिलती है, या ये रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन से आके टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जिगलिंग स्टार्ट हो जाती है, उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टू एंड फ्रो भी हो सकता है, अप एंड डाउन मूवमेंट भी हो सकता है। तो ये बहुत फास्ट जिगल करने लगते हैं। अब जितनी ज्यादा जिगलिंग होगी, उससे क्या होगा? ये खुद के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर देते हैं, और वो रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन निकल के बाहर आते हैं। अब अगर हम स्टडी करना चाहे रिलेशन बिटवीन दिस थर्मल रेडिएशन, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी थर्मल रेडिएशन बाहर निकाल रहा है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट सामने आया कि दिस इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू टेम्परेचर, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली। अब इसके ऊपर हम कौन सी लाइट फॉल करवा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या ऑब्जेक्ट हमने लिया है उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो थर्मल रेडिएशन जो किसी भी ऑब्जेक्ट से बाहर निकल के आती है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इस एप्पल को लेकर के हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। उसके दो रीजन हैं। पहला रीजन क्या है कि जितनी भी लाइट इस पे हम फॉल करवाते हैं, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। टोटल तो ऐसा नहीं है कि ये टोटल लाइट थर्मल रेडिएशन में कन्वर्ट हो रही हो। ठीक है, सेकेंडली, अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर इस एप्पल को दे देंगे तो सड़ जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर इफेक्ट इस पे हम स्टडी नहीं कर सकते, तो हम किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। कोई भी जो कलर्ड ऑब्जेक्ट होता है, वो लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट करता है, कुछ ही पार्ट एब्जॉर्ब करता है,
जो फाइनली थर्मल रेडिएशन में कन्वर्ट होता है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आया ब्लैक बॉडी का। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? दिस इज अ परफेक्ट एमिटर एंड परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ लाइट। कोई भी अगर ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उस पर जब लाइट फॉल करती है वो हर एक लाइट के कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसीलिए उसको परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट एमिटर हम लोग बोल सकते हैं। तो हमने एक आयरन ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लिया। आयरन ऑब्जेक्ट को सपोज हमने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। अब इसको हमने हीट करना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे आयरन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो विल नोटिस सबसे पहले इसका कलर हो जाएगा डल रेड। ये भी नॉर्मल किसी टेम्परेचर पे नहीं होता, काफी हाई टेम्परेचर पे जाकर के होता है। तो पहले इसका कलर आएगा डल रेड, और ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो इसका कलर हो जाएगा ब्राइट रेड, और ज्यादा हीट करने पे टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ाने से इट टर्न्स आउट टू बी व्हाइट, और फाइनली और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। तो यहां से अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें बिटवीन लैम्डा यानी कि वेवलेंथ एंड द इंटेंसिटी यानी कि कलर कह सकते हैं, ब्राइटनेस कह सकते हैं, जो वहां से निकल के आ रही है, जो कलर वो बाहर निकाल रहा है, एमिट कर रहा है। एक बार तो एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद जब एमिट करता है उसकी इंटेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर पे ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती है, लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होगी, हम लोग अभी राइट टू लेफ्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगी ऐसा देखा गया कि पहले इंटेंसिटी बढ़ी और उसके बाद एक पीक आ गई, मैक्स आ गया, लैम्डा मैक्स, और फिर क्या हो गया, वापस जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई। और ये कुछ दिखाई नहीं देता। मान लेते हैं ये जो अभी टेम्परेचर है अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस है, तो आप आयरन को 20 डिग्री पे हीट करके देखो, कुछ भी हमें तो दिखाई नहीं देगा, बिकॉज ये जो रेडिएशन निकल के आती है ये होती है माइक्रो या रेडियो वेव की रेंज में। तो हम तो सिर्फ विजिबल पार्ट को देख सकते हैं, उसके अलावा जितनी भी रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी होते हैं, उसके बाद इंफ्रारेड है, माइक्रो, रेडियो, अलग अलग टाइप के रेडिएशन हैं, हम किसी को भी नहीं देख सकते हैं एक्सेप्ट दिस विजिबल। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत लो टेम्परेचर पे हीट करते हैं, वहां से जो थर्मल रेडिएशन निकलेंगे वो माइक्रोवेव या रेडियो वेव में निकलेंगे, बिकॉज वेवलेंथ उनका काफी ज्यादा है, हम इनको देख नहीं पाएंगे, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो फिर मान लो उस आयरन ऑब्जेक्ट को हम काफी हाई टेम्परेचर पे हीट करते चले गए, 300 डिग्री सेल्सियस हमने ले लिया, टेम्परेचर काफी बढ़ा दिया। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो ऐसा देखा गया कि ये जो कर्व था ये कुछ ऐसे शिफ्ट हो गया, ठीक है, जो इसकी पीक इधर थी वो इधर कम लैम्डा की तरफ आ गई, और वैसे इंटेंसिटी भी उसकी बढ़ गई। फिर और टेम्परेचर को बढ़ाते गए, अभी 100 है, फिर थाउजेंड्स की रेंज में उसको ले गए, सपोज 3000 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा करके देखा तो ऑब्जर्व क्या हुआ, ये जो पीक है ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है और रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो अचानक जब काफी हाई हो जाता है टेम्परेचर तो आयरन ऑब्जेक्ट हमको अचानक से रेड कलर का दिखाई देने लगता है। अब हाई टेम्परेचर पे रेड क्यों दिखेगा? क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, ये लो टेम्परेचर था, ये उससे ज्यादा टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये रही विजिबल रेंज। तो अब ये जो है देखो कुछ पार्ट इसका विजिबल रेंज में आ गया, ठीक है, विजिबल में हल्का सा कलर हमको दिखाई देने लगेगा। अब हम और हाई टेम्परेचर पे हीट कर देंगे उसी आयरन ऑब्जेक्ट को, तो जैसे और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ग्राफ इधर को शिफ्ट हो जाएगा, कर्व जो है। अब जैसे इधर शिफ्ट हुआ तो वी कैन क्लियरली सी इसका काफी सारा जो पार्ट है वो विजिबल रेंज में आ गया, तो हमें उसी हिसाब से कलर दिखाई देगा। अब विजिबल में भी क्या होता है, वी नो विबग्योर ऑल द 7 कलर्स आर देयर। तो जिस कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, सपोज यहाँ पर जो इंटेंसिटी है मान लेते हैं कि वो येलो की ज्यादा है, तो ऐसे जिस भी कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो कलर दिखाई देने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी सिर्फ एक सिंगल कलर तो नहीं आ रहा, उसके साथ और भी कलर्स आ रहे हैं, भले उनकी इंटेंसिटी कम है, तो सब मिक्स होके फाइनली जो भी रिजल्टेंट निकालेंगे वो कलर हमको दिखाई देता है। तो आयरन के केस में पहले डल रेड होता है, फिर ब्राइट रेड होता है, व्हाइट, और उसके बाद फाइनली हो जाता है ब्लू। यानी कि जिस रेंज में सबसे ज्यादा फॉल करेगा, जहां इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आएगी, दैट कलर विल बी विजिबल। और अगर हम लाइट का वेव नेचर कंसीडर करते हैं, वेव नेचर के बेसिस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो कुछ ऐसा निकल के आता है। अब काफी हद तक तो ग्राफ मैच कर जाता है, ये जो कर्व है मतलब कुछ सिमिलर ही होता है, इस तरीके से काफी दूर तक तो मैच करता है, उसके बाद ये स्ट्रेट ऐसे चला जाता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो हम परफॉर्म करके देख रहे हैं, अब ये ऊपर जाने की जगह ये तो नीचे की तरफ आ गया। तो अगर सिर्फ हम वेव नेचर को कंसिडर करते हैं तो ये जो वेरिएशन है ये नहीं बताया जा सकता क्यों है, क्योंकि वेव नेचर कंसिडर करके क्या पता चलता है, ये जो वेवलेंथ है और जो इंटेंसिटी है दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितनी वेवलेंथ कम होगी इंटेंसिटी उतनी बढ़ेगी। तो वेवलेंथ यहाँ काफी कम हो गई, इंटेंसिटी बहुत बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इंटेंसिटी एक टाइम के बाद आके कम होने लगती है।
तो वेव नेचर कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट ऑल दिस। तो इसके लिए फिर फाइनली निकल के आया कि जो लाइट है उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, जिसको फिर सबसे पहले प्लैंक ने एक्सप्लेन किया था, एंड ही गेव द प्लैंक क्वांटम थ्योरी।